तो वेलकम ट्वेल्थ क्लास, स्वागत है आपका आज के टॉपिक आसियान में। ट्वेल्थ क्लास मैं इस टॉपिक में थोड़ा फास्ट बोलूँगा और भागूंगा क्योंकि मैं इसके लिए दो वीडियो नहीं बनाना चाहता। ये एक ही टॉपिक के लिए है, एक ही वीडियो में आना चाहिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आसियान। तो ट्वेल्थ क्लास 1955 में बाडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। अगर आपने गुट निरपेक्षता वाला टॉपिक नहीं देखा वीडियो तो उसको जरूर देख लेना क्योंकि उसमें भी बाडुंग सम्मेलन का जिक्र है। खैर, ये बाडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। इसका मकसद था, उद्देश्य था थर्ड वर्ल्ड, तृतीय विश्व, क्योंकि मैंने आपको बताया था तृतीय विश्व के ज़्यादातर देश अल्पविकसित और विकासशील है, तो उनके विकास के लिए आयोजित किया गया। परंतु दक्षिण पूर्व एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है, इनके विकास की गति, जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, वो थोड़ी स्लो ही रही या कम रही। तो इस विकास के लिए 8 अगस्त 1967 को 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा की गई। बैंकॉक क्या है? ये थाईलैंड की राजधानी है। से आसियान, आसियान की फुल फॉर्म दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। याद रखना, आसियान और जो अगले चैप्टर में आएगा सार्क, उसकी फुल फॉर्म बच्चे काफ़ी बार मिला देते हैं, तो उसकी गलती मत करना। तो आसियान हो गया दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की स्थापना की गई। अब बढ़ते हैं आगे। तो ट्वेल्थ क्लास, ये वाला टॉपिक आपके मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए थ्योरी में भी आ सकता है कि 5 नए 5 पुराने सदस्य बताओ। तो आसियान के स्थापक राष्ट्र किन राष्ट्रों ने या नेशंस ने आसियान की एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना की? तो जिनने एस्टेब्लिशमेंट की या स्थापना की वही पुराने सदस्य रहेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, ये 5 एस्टेब्लिशर या स्थापक बोले जाते हैं। इसके बाद 89 में 5 और नेशंस या राष्ट्र इसमें जुड़ गए, इनको नए सदस्य भी बोला जाता है। तो मैप में आ जाता है कई बार 5 नए 5 पुराने, 2 नए 3 पुराने, तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इनको याद रखना। तो 5 नए: ब्रुनेई, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और बर्मा। अब आपको याद रखना है बर्मा और म्यांमार एक ही बात है बस। तो ये है 5 नए 5 पुराने, इनको ठीक से याद रख लेना और अलग अलग लिख लेना ताकि आपको याद रहे। अब बढ़ते हैं आगे। तो ट्वेल्थ क्लास, आसियान के बारे में सबसे पहले जानते हैं इसका झंडा। आसियान का झंडा कैसा है और इसका क्या मतलब है? देखो, आसियान के झंडे का जो बेस है वो देख सकते हो आप, ब्लू कलर का है। इसमें एक व्हाइट के साथ साथ ये रेड कलर का सर्कल है, वृत्त बोलते हैं इसको, और इसके अंदर ये 10 लाइनें हैं रेड कलर में, आप देख सकते हो। अब इसका पूरा मतलब क्या उभर के आता है? ये जो 10 लाइनें हैं, ये धान की बालियां हैं जो इनके 10 देशों का प्रतीक या रिप्रेजेंट करती है। ये एक वृत्त या चक्र में है, जिसका मतलब है आसियान देशों की एकता। मतलब ये इंग्लिश वालों के लिए 10 इयरिंग्स ऑफ राइस इन अ सर्कल। सर्कल में इसलिए कि ये इन 10 देशों की यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बढ़ते हैं आसियान के उद्देश्यों की तरफ। तो आसियान के ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में शांति और सहयोग, टू एस्टेब्लिश पीस एंड कॉर्पोरेशन इन रीजन। अपने क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास, टू इंक्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन द रीजन। सभी समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान, ये सबसे बड़ी बात है इनकी। पीसफुल सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ क्लास, इसको याद रखना। इसके घोषणा पत्र में जो इसका चार्टर है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, क्लियरली मेंशन्ड है कि आसियान सिर्फ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, मतलब इन सब क्षेत्रों में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ ध्यान देगा और डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा, लेकिन कभी भी एक राजनीतिक संगठन नहीं बनेगा। नेवर बी अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनका मकसद केवल विकास करना है, पर कहीं भी राजनीतिक संगठन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना नहीं है। नेक्स्ट, क्षेत्र में साझा बाजार की स्थापना करना, रीजन में एस्टेब्लिश जॉइंट मार्केट इन द रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, यूएनओ के दायरे में रहकर, ये इनके चार्टर में साफ लिखा है कि ये जो कार्य करेंगे, जो भी ये वर्क्स करेंगे, वो यूएनओ के चार्टर के रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, अर्थात यूएनओ के दायरे में रहकर काम करेंगे, और जितनी भी व्यापारिक गतिविधियों में विकास करेंगे, प्रोग्रेस इन ट्रेड, वो भी यूएनओ के चार्टर के नियम या रूल के अनुसार करेंगे। तो यूएनओ के दायरे में रहकर चार्टर के नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। आसियान का संगठन या स्ट्रक्चर कैसे? इसकी 2 सबसे बड़ी संस्थाएं हैं जो इसका ढांचा है वो।
एक है शिखर सम्मेलन। इस शिखर सम्मेलन में सभी राष्ट्रों के जितने भी आसियान के मेंबर हैं, इसे समिट कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, शासन के अध्यक्ष, मतलब अगर जो भी उस एक देश का शासन का अध्यक्ष है, कहीं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वो भाग लेते हैं। दूसरी इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है मंत्री सम्मेलन। इसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। याद रखना, कौन से मंत्री? विदेश मंत्री पार्टिसिपेट करते हैं। इसे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। वर्ष में या साल में, ईयर में एक बार इसकी बैठक या कॉन्फ्रेंस जरूर होती है। आसियान के उद्देश्यों का विस्तार। आसियान के उद्देश्यों को एक्सपेंशन किया गया, बढ़ाया गया। आसियान सुरक्षा समुदाय की बात की गई। क्षेत्रीय विवाद को सैन्य तनाव में ना बदलने देना, इसका मतलब जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसको मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं कन्वर्ट होने देना। सहयोग या बातचीत, कोऑपरेशन और टॉक से समस्याओं का समाधान या डिस्प्यूट्स को फिनिश करना। निष्पक्षता और हस्तक्षेप की प्रणाली। निष्पक्षता मतलब अनफेवरिज्म, और हस्तक्षेप की प्रणाली को अपनाना। हस्तक्षेप का मतलब यहाँ पर ये गलत लग गया है, अहस्तक्षेप आना था, यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे कर देना अहस्तक्षेप की प्रणाली को अपनाना, एक दूसरे की मामले में हस्तक्षेप ना करना। तो ये 12th क्लास याद रखना, यहाँ पर हस्तक्षेप गलत लिखा गया है, यहाँ अहस्तक्षेप आना था। आसियान आर्थिक समुदाय, जो इसका इकोनॉमिक कम्युनिटी है, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। साझा बाजार, मैंने बता दिया, जॉइंट मार्केट को बनाना। और मौजूदा आर्थिक विवाद, जितने भी इनके बीच में इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स हैं उनको समाप्त करना, तो उनको फिनिश करने का इनका टारगेट है। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की गतिविधियों को बढ़ावा देकर, मतलब इनका मानना यह है कि एक दूसरे के सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देकर, संबंधों को, रिलेशंस को आगे बढ़ाकर ही विवादों को समाप्त करेंगे। मतलब इनकी कोशिश यह है कि एक दूसरे की सोशल और कल्चरल, सामाजिक और संस्कृति को एक दूसरे में मिला दिया जाए सारे देशों की, ताकि ये एक दूसरे की जितने भी है संबंध अच्छे हो सके, और इन्हीं संबंधों को, रिलेशंस को बढ़ाकर ये सभी विवादों को समाप्त करना चाहते हैं। तो 12th क्लास अब आपको करना है आसियान शैली या आसियान वे मतलब उसके काम करने का तरीका। तो सदस्य राष्ट्रों ने स्पष्ट रूप से क्लियरली मेंशन कर दिया है, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वो कभी भी राजनीतिक संगठन नहीं बनेंगे, और आसियान सिर्फ और सिर्फ एक आर्थिक संगठन या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगा। ओनली बी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, नॉट टू बी अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कभी बनाना ही नहीं है इन्होंने, ये इन्होंने क्लियर मेंशन या स्पष्ट उल्लेख कर दिया है। दूसरी बात, इनका मेन ऑब्जेक्टिव, जो इनका मुख्य उद्देश्य है, वो सिर्फ कृषि और उद्योग धंधों का विकास ही रहेगा, कि भैया सारे देशों में कृषि का, उद्योग धंधों का, एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट या विकास हो। यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव या मुख्य उद्देश्य रहेगा। तीसरी बात, अगर आपने यूरो संघ वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि उन यूरो संघ के देशों ने, किसने? यूरो संघ के देशों ने सांझी सुरक्षा और विदेश नीति को अपनाया, लेकिन इन्होंने उसको नहीं अपनाया क्योंकि इनका मकसद कभी भी राजनीतिक संगठन बनना नहीं है, लेकिन इनके महाशक्तियों से संबंध है। अमेरिका से भी इनके संबंध है, व्यापारिक संबंध है, और चाइना के साथ भी काफी अच्छे संबंध है। तो महाशक्तियों से संबंध तो है, लेकिन इन्होंने सांझी सुरक्षा और विदेश नीति को नहीं अपनाया है। अब आसियान शैली में जो मुख्य और सबसे बड़ी मेन बात रह गई है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो 12th क्लास, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आसियान शैली, आसियान वर्किंग वे में, औपचारिक के स्थान पर अनौपचारिक बातचीत और कार्य पद्धति को अपनाकर विशेष महत्व रखता है, या ये विशेष तरीका रखता है। देखो, अब इस औपचारिक और अनौपचारिक को समझ लो, फिर मैं इसको इंग्लिश वालों को बता दूंगा। औपचारिक तरीका क्या होता है? जो इन स्पाइट ऑफ ऑफिशियल वे, अनऑफिशियल टॉक्स एंड वर्किंग वे इज स्पेशल इंपॉर्टेंस इन आसियान। देखो, अब ये ऑफिशियल, औपचारिक और अनौपचारिक और अनऑफिशियल को समझ लो। मान के चले आपके स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लगनी है और आपका टीचर और आप चाहते हैं, लेकिन अब इसका तरीका क्या है? टीचर आपके पेरेंट्स से एनओसी ले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दे, फिर आप लिखवा के लाओ, उस लिखित के बेस पर प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे, प्रिंसिपल, एजुकेशन ऑफिसर, डिपार्टमेंट आगे जाए, और उसके बाद वहाँ से वैसे ही अप्रूवल आए, धीरे धीरे मंजूरी आए,
डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, फिर प्रिंसिपल, फिर उसके बाद आपके पेरेंट्स को सूचित या इन्फॉर्म किया जाए भाई अब एक्स्ट्रा क्लास ली जा रही है। तो ये तरीका कैसा कहलाएगा? औपचारिक या ऑफिशियल, जिसमें आपको ऑफिस या यूँ कह लो कि जो आपका कार्य करने का स्थान है, जहाँ से आपको उसके तरीके, पूरे नियमों का पालन करके काम करना है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आसियान, इस संगठन के भी कुछ नियम होंगे क्षेत्रीय संगठन के, तो उन नियमों के जरिए, लेकिन इन्होंने इसको अलग करते हुए अनौपचारिक तरीके, अनऑफिशियल तरीके से, जिसमें जो औपचारिक तरीके का जो समय और नियमों के पालन की जगह आपस में जल्दी जल्दी बातचीत करके, एक दूसरे के मंत्री, एक दूसरे के राष्ट्राध्यक्ष, शासन, एक दूसरे से अनौपचारिक बातचीत करके, फ़ोन करके या फ़ोन के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जिसे कहते हैं, फ़ोन पे बात करके ही समस्याओं का समाधान कर लेते। उन्होंने इस ऑफिशियल के चक्कर में पड़ने की बजाय अनऑफिशियल तरीके को अपना के कि जल्दी जल्दी बातचीत करो और काम को समाप्त करो, अचीव द टारगेट। तो इस तरीके को अपनाना आसियान शैली की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस या यूँ कह लो कि सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, सहयोग, मेल मिलाप, अनौपचारिक बातचीत, मैंने पहले ही बता दिया था, और टकराव रहित विकास की नीति को उन्होंने अपनाया है। एक दूसरे से सहयोग करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे से मेल मिलाप, वही कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ नॉन डिस्प्यूट पॉलिसी को अपनाया और अनऑफिशियल बातचीत या अनऑफिशियल टॉक्स को ज़्यादा स्पीड से काम करने के लिए अपनाया। तो इस प्रकार इन्होंने आर्थिक विकास की नीति को अपनाया। ये है इनकी विकास की रणनीति, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, नॉन डिस्प्यूट्स और अनऑफिशियल टॉक्स, सहयोग, मेल मिलाप, अनौपचारिक बातचीत और टकराव रहित विकास की नीति को इन्होंने अपनाया है या इस पॉलिसी को एडॉप्ट किया है। तो ये है आसियान शैली। अब बढ़ते हैं आगे। तो 12th क्लास, आसियान में एक बहुत टॉपिक आ जाता है, ये 4 नंबर में आ जाता है, 2 पॉइंट लिखो, 3 लिखो, लेकिन आपको ये आसियान विज़न 2020 को अच्छी तरह समझ लेना है। देखो, विज़न 2020 मतलब विज़न, उनकी एक दूरदर्शिता, एक सोच है, विज़न है, फॉरसाइट है, जिसके लिए वो 2020 के लिए बना के चले कि भाई 2020 तक हम क्या करेंगे। तो इसका ये एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है और इसके मेन पॉइंट जो मुख्य बातें हैं वो ये है। आसियान 2020 में, विज़न 2020 में आसियान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में एक बहुमुखी भूमिका, एक्सट्रोवर्ट रोल को प्ले करेगा या निभाएगा। मतलब 2020 तक अब ये पूरे विश्व समुदाय के साथ अपनी बहुमुखी भूमिका को निभाने लगेगा, एक्सट्रोवर्ट रोल को प्ले कर देगा। इनकी ये सोच थी। अब 2020 आ चुका है, अभी ये क्या कर रहे हैं, अब आपको पता ही है कोरोना आ गया है, वरना काफ़ी इनकी प्लानिंग अच्छी चल रही थी। जब चलते हैं इसमें दूसरे पॉइंट पर। तो 12th क्लास, विज़न 2020 के दूसरा जो पॉइंट आएगा, हनोई कार्य योजना। ये हनोई क्या है, याद रखना, ये वियतनाम की कैपिटल है, राजधानी है। हनोई में एक इन्होंने कार्य योजना, एक प्लानिंग की, वर्किंग प्लान बनाया। उसके तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो इंग्लिश वाले उनके लिए, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, व्यापारिक उदारीकरण, ट्रेड लिबरलाइजेशन और वित्तीय सहयोग, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग या योजना बनाई। इसमें वृद्धि की जाएगी, इंक्रीज किया जाएगा, इन सब कामों में वृद्धि या इंक्रीज किया जाएगा। और इसके लिए विभिन्न आइडियाज़ या यूँ आप कह सकते हैं डिफरेंट आइडियाज़ या विभिन्न योजनाओं को भी निर्धारित, उपायों को भी निर्धारित किया गया है। इन्होंने पूरी तरह से आइडियाज़ या उपाय अपना लिए हैं जिससे ये तीनों काम वो जल्दी जल्दी कर सके और इंक्रीज कर सके या आर्थिक विकास को और ज़्यादा तेज गति से बढ़ा सके। तो ये है विजन 2020 की हनोई कार्य योजना। इन तीनों क्षेत्रों में वृद्धि, इंक्रीजमेंट, उपाय, पूरे सब आइडियाज़ इन्होंने बनाए हैं। अब है तीसरी, तो 12th क्लास, विजन 2020 के तहत इसके अंडर ही 2020 तक इनका टारगेट अब अभी आ गया है, तो देखो बना पाते नहीं क्योंकि कोरोना के चलते फिर से गड़बड़ हो रही है। आसियान एक सुरक्षा समुदाय, 1 आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। इनका इरादा था कि हम 3 तरह की कम्युनिटी या समुदाय बनाएंगे। एक कौन सा होगा, आसियान सुरक्षा समुदाय, सिक्योरिटी कम्युनिटी। दूसरा समुदाय बनाने का सोचा था इकोनॉमिक समुदाय या कम्युनिटी या मतलब आर्थिक समुदाय बनाने का। और तीसरा समुदाय आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, आसियान
कल्चरल एंड सोशल कम्युनिटी की निर्धारित या इसको बनाने की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ मेकिंग की बात की गई थी। इन्होंने कंसेप्ट बनाया था कि आसियान की ये 3 कम्युनिटियाँ या आसियान संगठन में, आसियान ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 कम्युनिटियाँ या 3 समुदायों का निर्माण 2020 तक किया जाएगा। हालांकि अभी ये सब चलते हुए काफ़ी कोरोना का जो चला है उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही है, तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि भाई इन्होंने बनाया कि नहीं बनाया। अभी तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया, पर इनका विज़न था ये। अब चलते हैं आगे। तो 12th क्लास आसियान की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ आसियान। 1994 में आसियान ने एक क्षेत्रीय मंच, एक रीजनल प्लेटफॉर्म की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य था सदस्य राष्ट्रों में जो मेंबर्स हैं सुरक्षा और विदेश नीति, सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में तालमेल या कोऑर्डिनेट को डेवलप करना या विकसित करना। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म ही इसीलिए बनाया गया कि बस जो एक ही चीज़ पे काम करेगा, सुरक्षा और विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी, जो सारे आसियान के देशों के लिए काम करेगा। दूसरा, आसियान की अर्थव्यवस्था। देखो अब ये बात सच है कि आसियान की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है। किसके मुकाबले कंपैरिजन करेंगे तो इन कंपैरिजन ऑफ जापान, यूएसए या अमेरिका या यूरोसंघ, इन बड़े देशों के मुकाबले अमेरिका, जापान, यूरोसंघ, जो यूरोसंघ भी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इन कंपैरिजन में तो इनकी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है। लेकिन पिछले दिनों में इसकी अर्थव्यवस्था ने बहुत तेज़ गति के साथ, यूँ कह लो वेरी फास्टली विकास किया है या डेवलप किया है अपने आप को। तो अर्थव्यवस्था छोटी भले ही है लेकिन तेज़ गति से बढ़ी है, और अगर तेज़ गति से विकास होता है तो समझ लो कि उसकी अर्थव्यवस्था आगे और बड़ी होगी। तो अब बढ़ते हैं उपलब्धियों में आगे। तो आसियान की उपलब्धियों में 12th क्लास नेक्स्ट पॉइंट है, आसियान ने क्षेत्र में मतलब रीजन में साझा बाजार, जॉइंट मार्केट को स्थापित किया है, एस्टेब्लिश किया है। अब ये जॉइंट मार्केट कैसे काम करती है? आसियान के सारे सदस्य जितने भी मेंबर्स हैं उनकी वस्तु, व्यक्ति, पूंजी, कमोडिटी, पर्सन्स, कैपिटल, कोई भी देश का व्यक्ति अपनी पूंजी को, अपने पैसे को दूसरे देश में लगा सकता है, खेती में, उद्योग धंधों में, कहीं भी। तो इसका स्वतंत्र प्रवाह, फ्री फ्लो किया है। ये फ्री फ्लो क्या करेगा? मैंने भी कई बार देखा है कि आसियान के कोई भी नागरिक, किसी भी देश का नागरिक बिना किसी वीज़ा वगैरह के एक देश से दूसरे देश में जा सकता है। इतनी बड़ी सुविधा दे दी, और वो अपनी पैसे, कैपिटल वगैरह को भी लगा सकते हैं। इससे क्या हुआ है? इन चीज़ों का फ्री फ्लो हुआ है, आना जाना बहुत तेज़ हुआ, फ्री हो गया। इससे तेज गति से विकास हुआ है, आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। दूसरी बात, आसियान को ऐसे मत समझो कि उसने सिर्फ आर्थिक, उसने अपने देशों के बीच के कुछ पॉलिटिकल, राजनीतिक तनाव या कॉन्फ्लिक्ट्स को भी खत्म किया है। जैसे उसने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंबोडिया को समाप्त किया, फिनिश किया है। पूर्वी तिमोर के संकट को, क्राइसिस को बहुत यूँ कह लो बहुत खूबसूरती, बड़ी सुंदर तरीके से संभाला, बहुत ही अच्छे तरीके से, वेरी परफेक्ट वे। वहाँ पे तिमोर से, पूर्वी तिमोर के लोग अलग होना चाह रहे थे और उन्होंने बड़े शांति के साथ इसको अलग करवा दिया। तिमोर से अलग होकर पूर्वी तिमोर या ईस्ट तिमोर 2002 में यूएनओ का 191वां 191st मेंबर या सदस्य बनता है, और इसको बड़े आराम से उन्होंने सुलझा लिया। वरना देश से अलग होने में, टुकड़ा होने में कितनी मारकाट होती है, लेकिन उन्होंने इसको बड़े तरीके से, इस संकट या क्राइसिस को संभाल लिया आसियान ने। तो इस प्रकार ये है अचीवमेंट, उपलब्धियों में 2 पॉइंट, अभी 2 और बचे हैं, उसके लिए बढ़ते हैं आगे। तो 12th क्लास आसियान की उपलब्धि, अचीवमेंट में 2 पॉइंट जो रह गए हैं वो ये हैं। हालांकि आसियान की मैंने पहले बताया था व्यवस्था भले ही छोटी है, लेकिन अमेरिका, चीन, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के साथ वो जुड़ा है, ऐड हुआ है। अर्थात इन अर्थव्यवस्थाओं या इकोनॉमीज़ के साथ इन्होंने संबंध या रिलेशन बनाया। मतलब आसियान इन तीनों बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंध या रिलेशन बनाकर विकास कर रहा है, डेवलप कर रहा है अपने आप को। और इन 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ना, ऐड होना, आप समझ सकते हो कि अर्थव्यवस्था कितनी अपने आप में अच्छा काम कर रही होगी, बेटर परफॉर्मेंस दे रही होगी कि 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि भारत और चीन को तो उसने सहयोगी राष्ट्र, अपना कोऑपरेटिव, अपना सहयोगी राष्ट्र का दर्जा दिया है। विजन 2020 वाला पॉइंट इसमें दोबारा से लिख देना। मैं बता चुका हूँ कि 2020 तक या 2020 के तहत, विजन 2020 के तहत आसियान एक बहुमुखी या एक्सट्रोवर्ट वो वाली भूमिका या रोल प्ले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में करेगा या प्ले करेगा। ठीक है, तो अब इस पूरे आसियान वाले में एक टॉपिक रह गया, आसियान की प्रासंगिकता, उसकी ओर चलते हैं।
आसियान की प्रासंगिकता, रेलेवेंस ऑफ आसियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ही किसी ने आपको कराया ऑनलाइन, पर इंपॉर्टेंट है। 99 से आसियान संगठन की बैठक लगातार हो रही है। चीन भारत को सहयोगी राष्ट्र बनाने के बाद इसका महत्व, चीन और भारत को सहयोगी राष्ट्र का दर्जा दिया है आसियान ने। हालांकि चीन को पहले दिया था और भारत को बाद में, लेकिन भारत के भी आसियान से संबंध बहुत मजबूत है और ये वाले पॉइंट्स को आप इंडिया और आसियान में यूज भी कर सकते हैं अगर आ जाए तो। 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर नीति, लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी को अधिक बढ़ावा दिया है या इंक्रीज किया है। आसियान के 2 सदस्य, 2 मेंबर्स के साथ हमारा, या मतलब भारत का मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, जो देश हैं थाईलैंड और सिंगापुर। अपने सदस्य देशों तथा सहयोगी देशों के साथ संबंध रखकर आपसी टकराव को कम किया है। इसने सबसे बड़ी बात यह कि अपने जितने भी सदस्य मेंबर्स हैं उन सहयोगी देशों के साथ संबंध रखा है, अच्छे रिलेशंस, संबंध बनाए हैं और आपसी टकराव को, जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको समाप्त किया है या कम किया है। आपसी बातचीत के द्वारा समाधान, इनकी सबसे ज़्यादा एक फेमस पॉलिसी ये रही है कि एक दूसरे से टॉक्स करके सारी समस्याओं का समाधान या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो ये है 12th क्लास, इसमें जो मैंने आपको कंप्यूटर पे पढ़ाया है, इनको भी नोट्स ठीक से बना लेना।